गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को। जयमा, राज, शंकर, साकेत, मोहित चंद्र, शशांक, अंकित, बढ़िया बढ़िया जी, सबको जय हिंद, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाओ, जुड़िए फटाफट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राव सुनील सिंह, मुकेश कुमार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज इनफैक्ट आप द हिंदू न्यूज़पेपर भी अगर आप देखोगे सर, पूरा न्यूज़पेपर बजट से ही भरा हुआ। ठीक है, आई थिंक अराउंड 24 पेजेस की न्यूज़पेपर थी। उस 24 पेजेस में से सर अराउंड 18 पेजेस सिर्फ बजट के बारे में ही था। ठीक है, तो बजट जब भी होता है तो वैसे ही होता है सर। तो बजट के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, कम से कम 2 सवाल सीडीएस में, 2-3 सवाल सीएपीएफ में बजट से बनना ही बनना है। और इतना आसान सवाल बनता है, इतना आसान सवाल बनता है सर, जैसे आपने अगर आज की क्लास भी देखा होगा, फिर डायरेक्ट एग्जाम में भी आप उसको सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन। उतना आसान से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसके पहले सेशन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस भी अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, पहले आज की सेशन कर लेते हैं हम, फिर जो भी बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। आपको पता है कहाँ पे मिलेगा क्वेश्चंस वगैरह? आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे केजीएस डिफेंस, सीडीएस एंड सीएपीएफ बाय केजीएस डिफेंस बोल के एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिलेगा। बाकी के जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे चीज़ भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको जय हिंद। राइट, तो बजट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, बजट कहाँ से ले हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? तो भाई आप लोगों को एक काम करना है, अपना गूगल क्रोम खोलोगे। जैसे ही गूगल क्रोम खोलोगे आप यहाँ पे बजट 2026 इतना ही लिख के सर्च कर दो। ठीक है, इतना ही लिख के सर्च करना जी। नीचे आप जाओगे, यहाँ पे काफी वीडियोस आ रहे हैं, यहाँ पे मैं पीडीएफ डाल देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पे आप देखोगे सर, ये सारे आपके सेम बजट के ही फीचर है। ये बजट तो बहुत लंबा है, आपको निर्मला सीतारमण का स्पीच मिलेगा। स्पीच हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है सर, की फीचर्स ऑफ द बजट। ये सर्च कर लो। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट में ही खुलेगा सर इंडियन बजट की फीचर्स ऑफ बजट 2026 पीडीएफ डालोगे सीधा खुलेगा, तो ये आपके सामने पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यही चीज हमें जरूरत है, दिस इज द थिंग विच वी नीड। राइट, तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन से डायरेक्टली वेबसाइट से आपके पास बजट का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो। बाकी का यहीं से आप लोग जो भी नोट्स वगैरह बनाना है, हर एक चीज यहीं से आप लोग बना सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। बजट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो गूगल पे आपको मिल जाएगा इजीली। की फीचर्स आपको देखना है, हर चीज नहीं देखना है। ठीक है, चलो ये चीज तो था सर। राइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बजट के बेसिक्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट न्यूज़पेपर की भी अगर हम बात करें सर, कंप्लीट न्यूज़पेपर आज की पूरी न्यूज़पेपर आप देखोगे इसी से भरा हुआ है, सारा बजट के ऊपर। बजट में क्या क्या था, क्या नहीं था, कौन से स्कीम के लिए कितना फंड, रेल अर्थ के कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे रेल कॉरिडोर अनाउंस किए गए, 7 रेल कॉरिडोर, बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट बनाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स, जो ये स्टॉक मार्केट वगैरह होता है, वहां पे आपने देखा होगा, आपने सोशल मीडिया में सुन रहे होंगे जी, बहुत सारी चीज स्टॉक मार्केट में सर वैल्यू कम हो गया है ना, स्टॉक मार्केट डिप्रिशिएट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बहुत सारी चीज आपने देखा होगा। क्यों हो रहा है ये हर चीज पे हम बात करेंगे। ठीक है, काफी सारी चीज, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर कंप्लीटली रहा सर। तो यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 2 सवाल हमारे सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर, है ना? तो इस पे हम डिटेल पे बात करेंगे। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स से जैसे हम स्टार्ट करते ही हैं वहां से। ठीक है जी, बजट 2026-27 है ना? तो सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या हमारे संविधान में कहीं पे बजट के बारे में मेंशन है? क्या हमारे संविधान में कहीं पे बजट के बारे में मेंशन है?
क्या है नहीं है, जल्दी बताओ भाई। सूरजीत सर डिफेंस बिग जंप, बिल्कुल बिल्कुल डिफेंस पे बहुत बड़ा जंप मिला हुआ है नहीं, नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सर हमारे संविधान में बजट के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बट हमारे संविधान में क्या मेंशन है, बट आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 बजट को डिफाइन करता है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, क्लियर क्लियर, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, बजट कौन प्रिपेयर करते हैं, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय, budget is prepared by budget division, budget is prepared by budget division of Department of Economic Affairs under Ministry of Finance, of Department of Economic Affairs under Ministry of Finance, ठीक है जी। सेकेंड वन क्लियर, बजट कौन प्रिपेयर करता है सर, बजट डिवीजन प्रिपेयर करता है, ये कौन से डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में सर, अभी पहले जो बजट था पहले फेब फर्स्ट से लॉन्च नहीं होता था, ठीक है, बजट की जो अनाउंसमेंट होती थी फेब फर्स्ट को नहीं होता था। बजट हमेशा सर जब ब्रिटिश वाले थे तब से लेके आप देखोगे सर फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में बजट सेशन होती थी। बट 2017-18 से 2017-18 का जो बजट सेशन था वहां से सर 1 फरवरी को ही बजट लॉन्च किया गया है। फ्रॉम द बजट ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स budget is presented on 1st February, 1st February, ठीक है, ये चीज भी याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है सर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर पहले रेलवे बजट, पहले अगर बात करते हैं रेलवे बजट और जो मेन फाइनेंस बजट होता है, जनरल बजट होता है, ये अलग अलग होते थे, ठीक है। बट रेलवे बजट को भी मर्ज किया गया इसी साल 2017-18 में, और एक कमेटी थी सर जिस कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था, दैट वाज बिबेक डेब्रॉय कमेटी, ये चीज याद रखना, पीवाईक्यू है आप लोगों की ये सारी चीज, ठीक है। रेलवे बजट was merged with general budget from 2017-18 on the recommendation of Bibek Debroy Committee. बिबेक डेब्रॉय कमेटी, ठीक है, पहले चीज। तो सर ऐसे कोई भी होगा तो जो पहले से अलग अलग चल रहा होगा, तो ब्रिटिश के टाइम पे एक कमेटी बनी थी एक्वर्थ कमेटी, ठीक है जी, 1924 की। रेलवे बजट को तो मर्ज किया इससे, रेलवे बजट को वो सेपरेटेड, रेलवे बजट was separated from general budget in 1924 on the recommendation of
एक्वर्थ कमेटी, ब्रिटिशर्स के टाइम, तब से ऐसे ही चलता था सर। ये सारी चीजें याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बजट के बेसिक्स, बेसिक्स फॉर द बजट जो कहते हैं सर, यहाँ पे आपको इस स्लाइड में मिलेगा ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा बजट के कुछ बेसिक्स चीजें थे जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं सर आगे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है बजट के रिगार्डिंग सर, ये प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं सर, जो बजट होती है इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ मनी बिल। ठीक है जी, वित्त विधेयक के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, धन विधेयक जिसको कहते हैं उसके रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब मनी बिल जब भी हम बात करते हैं तो यहां पे याद रखना सर, मनी बिल अगर कोई भी चीज है तो वहां पे वो उसकी इंट्रोडक्शन, उसको इंट्रोड्यूस कहां पे किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति लेना पड़ेगा आपको इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, ये भी चीज की जरूरत है जी। और यहां पे सर जो ज्यादा पावर या सारा पावर जिसके पास होता है लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा क्या कर सकता है, बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकता है। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है, वोटिंग भी करेगा ना भी करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ना तो कोई संशोधन कर सकता है ना उसको रिजेक्ट कर सकता है। राज्यसभा बजट को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करता है। अब कल जो हुआ था 1 फरवरी को, क्या हुआ सर, अभी बजट का प्रेजेंटेशन हुआ, पास नहीं हुआ। बजट को सिर्फ प्रेजेंट किया गया हाउस में, बजट की प्रेजेंटेशन की गई। अब इसके बाद में सर बजट जाएगा आपके अलग अलग कमिटीज के पास में, वहां पे इसकी जनरल डिस्कशन होगी सर। ठीक है, वहां पे इसकी जनरल डिस्कशन होगी, उसके बाद में इसको पास किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर वोटिंग किया जाएगा, पर जो मेन चीज होती है प्रेजेंटेशन वो कल हो गई। ठीक है, अभी वोटिंग, अगर बजट पास नहीं होता है, ठीक है, ये वोटिंग होगा। अगर इफ नॉट पास, अगर ये पास नहीं होती है सर, तो आपके मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पास नहीं होती है तो मोदी सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, ये चीज भी याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो बजट पास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको सिंपल मेजोरिटी से ही होती है तो वहां पे खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बजट इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये बजट की प्रोसेस है, ये सारी चीज तो हमने देख लिया जी। इसके बाद में सर इस बार बजट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, जैसे कि ऑरेंज इकोनॉमी की मेंशन थी। ठीक है, अभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर, जब जब ये वर्ड्स नए नए वर्ड इंट्रोड्यूस हुए हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। अब ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग भी थोड़ा ऑरेंज में ही लिखेंगे। ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है सर, ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू, ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू किससे, हाँ सूरजजीत आएंगे भाई, वहां पे रुक जाओ, सारा बात करेंगे हम सर। इकोनॉमिक कॉरिडोर इन ओडिशा तमिलनाडु, ठीक है, रेयर अर्थ कॉरिडोर सर, क्या बजट रिजेक्ट हुआ है, नहीं। सोशल मीडिया क्रिएटर्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स नॉट रिगार्डिंग सोशल मीडिया। ऑरेंज इकोनॉमी वो इकोनॉमी है सर जो कहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, जो कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी बजट के अंदर बातचीत हुई है कंटेंट क्रिएशंस के नाम से। ठीक है, जो यूट्यूब पे आप देखते हो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इनफैक्ट आप देखोगे सर बड़ी बड़ी संस्था के अंदर कंटेंट क्रिएटर होता है जो एग्जाम की कंटेंट भी बनाते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको कहते हैं, जो जो आते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर, इसकी भी मेंशन हमें बजट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें सर, आप लोग भी अपना पीडीएफ देखते रहिए साथ साथ में, तो यहां पे डायरेक्टली आते हैं सर हम बजट के ऊपर ही। ठीक है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है आपका, यहां पे डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस बार का जो बजट का जो थीम था सर, ठीक है, इस बार का जो बजट का थीम था दैट इज विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन। विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन, दिस वाज द टैगलाइन ऑफ द बजट। ठीक है, अब इसके लिए यहां पे बोला गया भैया हम लोगों को अगर विकसित भारत बनना है तो हमें अपना ग्रोथ क्या रखना है, 7% रखना है।
हाई ग्रोइंग रेट ऑफ अराउंड 7% हमें ग्रोथ रखना है। अब इस 7% ग्रोथ हम लोग कैसे रखेंगे, 7% के लिए हम किस किस सेक्टर पर काम करेंगे, तो उसकी मेंशन भी यहाँ पे है। सबसे पहला बोला गया है सर एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करेंगे, यानी ऊर्जा सुरक्षा। ये कैसे लाया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे लाया जाएगा, तो यहाँ पे सर जो नॉर्मली आप देखोगे, अभी रिसेंटली भी आप देखोगे सर, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला इंडिया कैन बाय वेनेजुएला ऑयल, ठीक है, सो दैट हमें ऑयल कहीं से ला सकते हैं, क्लियर है। उसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की हम बातचीत करते हैं, जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की हम बातचीत करते हैं, उसके रिगार्डिंग टोटली एनर्जी सिक्योर हमें करना है, दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी कम करना है। तो दूसरी चीज रेड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी यहां पे किस चीज की बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है। क्रिटिकल मिनरल्स या तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं सर, उनको कम करना है। अभी मेजॉरिटी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम लाते हैं कहां से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से करते हैं। अब इसकी इंपोर्ट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो सर हमने अपना सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है, उसके अलावा ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आगे आएगा आपको सर 4 स्टेट्स को सेलेक्ट किया है जहां से माइनिंग किया जाएगा। 4 स्टेट्स को सेलेक्ट किया है जहां पे आपका केरला आ गया, ओडिशा आ गया, तमिलनाडु आ गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ गया। यहां से क्या किया जाएगा, माइनिंग किया जाएगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, आगे बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा सर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया जाएगा, फिस्कल प्रूडेंस किया जाएगा, मॉनिटरी स्टेबिलिटी लाया जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट कुछ भी काम करेगा जहां पे सिटीजन्स को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये भी इंक्रीज करना। ये 7 की टारगेट्स एरियाज जो बजट के अंदर बातचीत किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट का संकल्प है इस बार, जो मेन जो पूरा थीम जो पूरा बजट लगा हुआ है सर, दैट इज रिगार्डिंग कर्तव्य। कर्तव्य माने ड्यूटी, कर्तव्य मतलब हो गया जी ड्यूटी। तो 3 कर्तव्य के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट कर्तव्य जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना है, ठीक है जी। फर्स्ट कर्तव्य क्या है, एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो देश का अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ हो रही है उसको और ग्रोथ करना है और सस्टेन भी करना है। ये नहीं कि भैया नीचे जाना है, राइट, जहां पे है वहां पे तो मिनिमम रुकना है। नेक्स्ट फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, यानी लोगों की जो चाहत है उसको भी फुलफिल करना है, दूसरा कर्तव्य। थर्ड वन विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, ठीक है। फिर से थर्ड कर्तव्य क्या है सर, सबका साथ सबका विश्वास, इसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत की गई है। इसके बाद में जो बजट के अंदर स्टार्ट होती है सर, क्या क्या रिफॉर्म्स बजट के अंदर, 6 पिलर्स के बारे में मेंशन है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो भाई जो जो चीज हमने पढ़ा है ना वो आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने बताया कि भारत सरकार हाई ग्रोथ करने के लिए 7% की ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना चाहती है, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। थीम क्या था ये भी आपके दिमाग में नोट्स में होना चाहिए। 3 कर्तव्य किस किस पे बात कर रही है ये भी होना चाहिए। और 6 पिलर्स मेंशन्ड इन द बजट, यहां से भी सर बतेरे बाहर, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी बने हुए हैं। 6 पिलर्स क्या क्या है, सबसे पहला जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसको सस्टेन करना है, ठीक है। दूसरी स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ ई ग्रोथ, जहां जहां से ग्रोथ मिल रहा है उनको और स्ट्रेंथन करना है। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होगा, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास जगाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड फिस्कल मैटर्स के ऊपर भी यहाँ पे पिलर्स के अंदर बात किया है। द मेजर 6 पिलर्स ऑफ द बजट दिस टाइम आर, ये चीज हर बार अलग अलग होता है सर, बजट के हर बार अलग अलग पिलर्स होते हैं, बट इस बार की बजट का जो पिलर है वो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद कहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या क्या चीजें करने चाहते हैं। जैसे सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखो क्या करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले सर यहाँ पे इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाया गया है। सो दैट आप देखोगे सर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1 जो था उसमें से क्वेश्चन भी आया था, 1.0 जो था वहां पे जो विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा भी था, उसको डिजाइन भी किया था,
है ना, नेशनल सेमीकंडक्टर डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन जो हमारे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट भी किया था, उसके बारे में हमने देखा था। सो दैट वाज रिगार्डिंग 1। अब से जो स्टार्ट होगा दैट इज इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और तेजी से आगे बढ़ाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट आप भी आओ भाई मदद करो सेमीकंडक्टर बनाने में, ठीक है। पहला चीज। दूसरी चीज, बायो फार्मा शक्ति, इसके ऊपर अभी डिटेल आएगा सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बायो फार्मा शक्ति क्या है सर? ये गवर्नमेंट का एक ऐसा स्कीम है, एक गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है जहां पे हम लोग जो फार्मेसी, जो मेडिसिन होते हैं, जो भी मेडिसिन होते हैं, इनकी डेवलपमेंट इंडिया में करेंगे सर, और इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। इनको डेवलप भी करेंगे और इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिसके वजह से देश की फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा मदद भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, रिसर्च, माइनिंग, प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है सर? अब इसके लिए क्या किया गया, देखो इसके लिए सर जो रेयर अर्थ इंडिया के अंदर है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, तो 4 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 4 स्टेट्स में माइनिंग किया जाएगा, सो दैट रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया के अंदर मिले। 4 स्टेट्स कौन से हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। याद रखना जी, एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है, रेयर अर्थ पे। अब न्यूज़पेपर में देखो इसकी इसी के रिगार्डिंग कैसे कवर किया गया है। न्यूज़पेपर में मैं ये आर्टिकल बताऊंगा आपको अभी, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का था। हाँ जी, ठीक है, ये न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो मेंशन है, राइट। यहाँ पे देखो, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू कट चाइना इंपोर्ट्स, मेजरली क्या पर्पस था सर? चाइना से इंपोर्ट कम करना है। चाइना से कितना इंपोर्ट हम करते थे सर? ओवर 45% ऑफ दिस मिनरल्स कम फ्रॉम चाइना, ठीक है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 45% हम कहाँ से लाते हैं? चाइना से लाते हैं। अब चाइना पे डिपेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो भैया इसको तो अल्टरनेट हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर ही स्टार्ट किया, 4 स्टेट्स के अंदर माइनिंग करना शुरू करेंगे, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, 4 स्टेट्स, ठीक है जी। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहां पे सर मेंशन किया गया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहां पे मेंशन है, टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल 17 मेटल्स। इसके अंदर एक दो होते हैं सर, एक लाइट रेयर अर्थ, यानी जो हल्का होते हैं वेट में, और जो हैवी होते हैं। हल्के में लाइट रेयर अर्थ की अगर हम बात करते हैं, यहां पे है लैंथनम, सेरियम, प्रेसोडिमियम, नियोडिमियम, सेमेरियम एंड यूरोपियम, ठीक है। ये 6 क्या है सर? ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, याद रखना। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से हैं, व्हाइट कौन से, क्योंकि बहुत तरह के सर करंट अफेयर में था, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत सारा न्यूज में था, ठीक है। दूसरी चीज, हैवी में कौन से आते हैं सर? गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलीमियम, एर्बियम, तुलियम, तुर्बियम, लुटेथियम, स्कैंडियम एंड इथ्रियम। यहाँ पे ये लाइट हो गया सर, ये आपके लाइट रेयर एलिमेंट्स हो गए, और ये आपके हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। याद रहेगा, इतना भी जो बता रहे इतना भी याद रहेगा, ये हमारे लिए सफिशिएंट है, राइट। ये हमारे लिए सफिशिएंट है जी, इतना भी याद रहेगा तो काफी ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था बजट के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ करने की है। यहाँ पे जो मेजरली था ये चीज़ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब टैक्स के अंदर क्या क्या रिफॉर्म लाया जाएगा, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी के नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, एमएसएमई को बोला गया है ग्रो एज चैंपियंस, three-pronged approach to help MSMEs grow as champions। MSME को चैंपियन बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो CDS हो, CAPF हो, ठीक है। वो 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच क्या क्या है? सबसे पहला इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा सर,
यानी फंडिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। एसएमई ग्रोथ फंड जो कि 10,000 करोड़ की फंडिंग यहाँ पे की गई है। दूसरी चीज लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू टीआरईडीएस, ठीक है, लिक्विडिटी सपोर्ट टू टीआरईडीएस, यहाँ पे पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम थे वहां पर भी और सपोर्ट दिया जाएगा। प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, कॉर्पोरेट मित्रास बोल के डेवलप किया जाएगा सर, क्या क्या करना है, ये ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है आपको 3 अप्रोच कौन से होंगे, इक्विटी सपोर्ट होगा, लिक्विडिटी सपोर्ट होगा, दूसरी चीज सर प्रोफेशनल सपोर्ट जो सरकार के द्वारा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रोइंग होता है, जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा देता है, वो होता है सर्विस सेक्टर। इसी सेक्टर से सर सबसे ज्यादा पैसा जो होती है वो गवर्नमेंट के पास आती है और हमेशा ये सरप्लस में रहता है। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने के लिए, सर्विस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए कई सारे चीजों के बारे में मेंशन किया है। किस किस के बारे में मेंशन किया है सर? सबसे पहला, सर्विस सेक्टर में हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस स्टैंडिंग कमिटी टू फोकस ऑन सर्विस सेक्टर एज द को ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। सबसे पहला जो विकसित भारत के लिए को ड्राइवर कौन सी सेक्टर होगी? विकसित भारत के लिए कोर ड्राइवर कौन सा सेक्टर होगा? तो वो होगा जी सर्विस सेक्टर। पहला एक और सवाल आपका अगर एग्जाम में बनता है तो यहां से भी बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे किस किस पे फोकस किया है? हेल्थ पे फोकस किया है जी, ठीक है। एक तो हेल्थ कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए और हेल्थ के अंदर क्या क्या करना है क्या नहीं, ये सब चीज के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जा रहा है सर मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म, देखो टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म अभी इस बार भारत सरकार सीरियस हुई है, टूरिज्म के ऊपर बहुत सारे काम करना चाहती है, ठीक है। टूरिज्म के ऊपर बहुत सारे काम करना चाहती है। उसी में एक चीज है टूरिज्म के, लास्ट हमने शशि थरूर का आर्टिकल डिस्कस किया था, 3 आईज के चैलेंजेस भी मैंने बताया था, सोल्यूशन भी बताया था, क्या क्या करना है, टूरिज्म सेक्टर से इंडिया के लिए कितना बेनिफिट होता है क्या नहीं होता है, ईच एंड एवरीथिंग हमने पहले बात किया था, ठीक है। आई थिंक लास्ट 1-2 क्लास पहले हमने टूरिज्म सेक्टर पे आर्टिकल थी उस पर बात किया था। अब टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, एक तो टूरिज्म नॉर्मली जो लोग आते हैं भारत का कल्चर देखते हैं, भारत को विजिट करते हैं, इसके वजह से क्या होता है सर, जब कोई फॉरेनर इंडिया में आएगा तो फॉरेन डॉलर्स भी लाएगा, जब वो डॉलर लाएगा तो यहाँ पे रेमिटेंस यानी हमारी फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो होती है इकोनॉमिकली वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद में इंडिया में रहेगा, सो होटल में रुकेगा तो वहाँ पर भी वो पैसा देगा, तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ हमारा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिकली। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज होती है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जनरेट होता है। रोजगार कैसे जनरेट होता है सर? कोई टूरिस्ट आ रहा है तो अब भैया टूरिस्ट के लिए गाइड चाहिए होगा, तो गाइड एक रोजगार डेवलप हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर, जब टूरिस्ट आएगा होटल में रुकेगा, उसकी सर्विस चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो होटल में वगैरह भी जॉब्स वगैरह भी होने लगेंगे, है कि नहीं। काफ़ी सारे चीज़ें हैं जहाँ से सर टूरिज्म से कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे एक तो नॉर्मल टूरिज्म हो गया, दूसरा टूरिज्म होता है मेडिकल टूरिज्म, यानी कोई भारत में आ रहा है इलाज के लिए, ठीक है। अब कई सारे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है जी, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज उतने अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे सर इंडिया के अंदर वो लोग आते हैं सो दैट अपना इलाज करा सके, तो उनके लिए भी यहाँ पे बात किया है, स्कीम टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टैब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। टोटल 5 ऐसे हब्स बनाएंगे सर जहां से फॉरेनर्स या मेडिकल टूरिज्म पे इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? आयुष की बात कर रहे हैं। आयुष याद है आपको? आयुष की फुल फॉर्म याद है? आयुर्वेदिक, है ना। आयुर्वेदिक के बाद में सर वाई, बताओ जल्दी बताओ जी। USH क्या होता है इसका फुल फॉर्म? आयुष का फुल फॉर्म, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म जल्दी बताओ, ठीक है। आयुष के अंदर भी 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज एंड ड्रग टेस्टिंग लैब्स फॉर हाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन इक्विशन, अपग्रेडिंग WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिकल सेंटर, यानी सर यहाँ पे 3 न्यू एम्स के जैसे लेवल के इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे खोला जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज, ठीक है, जहां पे इसके ऊपर भी बात किया गया है। इसके अलावा सर यहाँ पे मेंशन है किस चीज की? देखो ये मेंशन है आपकी ऑरेंज इकोनॉमी की, ऑरेंज इकोनॉमी।
ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे मेंशन है सर, जो नॉर्मली अभी इंडिया के अंदर क्या किया जाएगा, ऐसे कुछ 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे और 500 कॉलेजेस डेवलप किया जाएंगे जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की लैब होगी। अब कंटेंट क्रिएशन की लैब होगी तो ये मत समझना, यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में हमने बात किया था, इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि कोई भी इंडियन यूथ जो डिजिटल मीडिया को एडिक्ट हो रहा है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया था। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ये तो कंटेंट क्रिएशन के लिए फिर से लाया, तो यहाँ पे मेरे भाई रील वील बनाने की चक्कर नहीं है, आपकी डेली लाइफ की व्लॉगिंग करने का नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन जो सिखाया जाएगा नॉर्मली एआई के बारे में, गेमिंग के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा स्कूल्स के अंदर, जिसको बोला गया ऑरेंज इकोनॉमी, क्योंकि बिकॉज दिस ऑरेंज इकोनॉमी एज ए इमेंस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके सब बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। जैमा कह रही है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, ठीक है, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। आयुष का मतलब एक तो हो गया सर, ए फॉर आयुर्वेदा है ना, वाई फॉर योगा, यू फॉर उनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, बिल्कुल ठीक है, एच फॉर होम्योपैथी, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो आयुष ये भी याद रखना जी। नेक्स्ट इसके अलावा सर कई सारे और चीज भी कर रहे हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बातचीत की गई है, खेलो इंडिया मिशन, जिसके बारे में आपको ऊपर फंडिंग मिलेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर डेवलप किया जाएगा, कई सारे चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बातचीत किया है। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला सर, विकसित भारत के लिए जो को ड्राइवर होगा वो सर्विस सेक्टर होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा, आयुष के ऊपर फोकस किया जाएगा, 3 नए आयुष सेंटर भी खोला जाएगा, 5 हब्स क्रिएट किया जाएगा मेडिकल टूरिज्म पे, ऑरेंज इकोनॉमी पे बातचीत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सर एक और, दैट इज केयर इकोसिस्टम। अब केयर इकोसिस्टम क्या होता है? केयर इकोसिस्टम सर के जैसे कि जो बेबी सिटर्स होते हैं, जो बच्चों की केयर करते हैं, चिल्ड्रंस की, या कोई ओल्ड एज होते हैं सर उनकी जो केयर करते हैं, या कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं इनके जो केयर करते हैं, उनको कहते हैं केयर इकोसिस्टम, राइट। तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मेंशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर काफी सारी चीजें थे सर। एजुकेशन में यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए अगर कुछ मिला है इस बजट के अंदर तो वो नॉर्मली एजुकेशन के ऊपर ही है, ठीक है, वरना तो बजट में उतना खास नहीं है कुछ मिडिल क्लास सेक्टर के लिए, कुछ मजे की बात कुछ नहीं है, बस एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है जो है। तो यहाँ पे सर सबसे पहले एजुकेशन में क्या किया जाएगा, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स, ठीक है, जहां पे भारत के अंदर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, जैसे मुंबई पुणे हो गए, चेन्नई बेंगलुरु हो गया, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बड़े बड़े 5 ऐसे यूनिवर्सिटीज बनाया जाएगा। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स की हॉस्टल होगी, ठीक है, अ गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी सर साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, जो ये सब मैथमेटिक्स जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो भी हायर इंस्टीट्यूशन होगा, हायर इंस्टीट्यूशन मतलब जो ग्रेजुएशन जो कॉलेजेस होते हैं सर नॉर्मली, वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल होगी, एक गर्ल्स हॉस्टल। ये बहुत बड़ा चीज है सर, ठीक है, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए ये बहुत बड़ा चीज है। नेक्स्ट, सेटिंग अप और अपग्रेडिंग 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यहाँ पे ये भी चीज के बारे में मेंशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे सर, यहाँ पे तो ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप कहाँ पे है, ये टेलीस्कोप कहाँ पे, 4 टेलीस्कोप कहाँ पे लगाएंगे, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टेट्स के साथ में जब बातचीत होगा तब जाके आगे आएगा, ठीक है। अभी प्रेजेंटेशन में तो इतना ही होगा, प्रेजेंट ही तो करना है, बट जब आगे कल के दिन जब ये चीज़ के ऊपर जब सरकार फंडिंग लगाएगा, सरकार देखेगा कहाँ करना है, तो उस टाइम की करंट अफेयर्स में ये चीज़ आएगा, तब ये फिर से कवर होगी, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, टूरिज्म के ऊपर भी बात किया है सर। टूरिज्म पे ये सबसे बड़ा चीज़ है जो रोजगार जनरेट करने के लायक किया है सर, दैट इज एक इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है सर, अब देखो, जब भी कोई टूरिस्ट भारत में आता है तो वो एक गाइड को सोचता है सर। अब ये जो गाइड होता है, क्या ये प्रोफेशनली ट्रेंड है? नहीं, वो बस अपने आप सीखा है सर, तो अपने हिसाब से ही वो गाइड बन रखा है। अब इस गाइड को ट्रेनिंग दिया जाएगा,
इस गाइड को शिक्षा दी जाएगी, भैया कैसे क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, टूरिस्ट के मन कैसे बहला के रखना है, टूरिस्ट को अच्छा कैसे लगाना है, इसके बारे में इस गाइड को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जहाँ पे कहाँ पे सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के अंदर इस गाइड को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जहाँ पर ये बताया जा रहा है 10,000 गाइड्स को, 10,000 गाइड्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वही लिखा है सर, पायलट स्कीम फॉर अपस्किलिंग 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट। नेक्स्ट, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट, इसके अलावा सर टर्टल ट्रायल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रायल्स, यहाँ पे टू डेवलप इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे जो जगह है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे इकोलॉजिकल सस्टेनेबल से माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स इन सेलेक्टेड स्टेट्स। इंडिया होस्ट करेगा सर बिग कैट समिट। ठीक है, बिग कैट याद रखो, बिग कैट, इसके ऊपर हमने पढ़ा भी था सर, बिग कैट अलायंस जो इंडिया ने स्टार्ट करवाया था। बिग कैट अलायंस में मैंने बात भी किया था, 7 बिग कैट आते हैं, पहले हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में बात भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है ये इसके चेयरमैन होते हैं, है ना। तो इंडिया इसकी फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट को डेवलप भी करेंगे सर। बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए क्या दिया गया है, वहां पे बोला गया है सर बुद्धिस्ट सर्किट लाया जाएगा। उसके अलावा सर जो आईटी सर्विसेज सेक्टर होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके लिए जो पहले अलग अलग चीजें चलती थी उनको सब सारा कंट्रीब्यूट करके एक में ही रखा गया है, उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत किया गया है। अगर कोई भी आईटी सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, अगर भारत के अंदर ये लोग भारत के अंदर अगर ये लोग डेटा सेंटर्स बनाते हैं और वो डेटा सेंटर्स को एक्सेसिबल जो सिर्फ भारत की एंटिटी को देते हैं, उनके लिए 2047 तक 2047 तक उन पे टैक्स हॉलिडे है, यानी सर उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस चीज पे भी बातचीत की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं सर, फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, सेटिंग अप अ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फेज, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, टैक्स प्रपोजल की हम बात करते हैं सर, यहाँ पे एक ही टैक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक मार्केट हिल गया है सर, विच इज कॉल्ड एज एसटीटी। एसटीटी, ठीक है, एसटीटी की अगर हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर में भी इस पे आर्टिकल था सर, जिसके वजह से जो इंडिया की स्टॉक मार्केट अभी क्रैश कर रहा है या धीरे धीरे से कम हो रहा है, क्यों हो रहा है वो चीज यहां पे बताया जाएगा, जिसका कहते हैं एसटीटी। हाँ जी, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स के लिए था एसटीटी। एसटीटी का मतलब होता है सर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे बात किया है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है जी, इस आर्टिकल के अंदर आप देखोगे एग्जाम्पल के साथ में बातचीत किया है, यहाँ पे नहीं है एग्जाम्पल। चलो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, पहले जो एसटीटी था सर, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, यानी आप कोई भी स्टॉक वगैरह बाई करते हो, कोई भी स्टॉक, ठीक है, खास करके जैसे निफ्टी वगैरह होता है सर, निफ्टी वगैरह होता है, सेंसेक्स वगैरह होता है, यहाँ पे आप कुछ भी जाके खरीदते हो, कुछ भी चीज आप बाई करते हो, सब बाई करने के बाद उसके बाद में जब इसको आप सेल करते हो, सेल करते हो या बाई करते हो, बाई करते टाइम पे एक टैक्स लगता है सर, जिसको कहते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जो पहले टैक्स लगता था दैट वाज मात्र 0.02%। अब इस टैक्स को बढ़ा के कितना किया गया है, 0.05%, 0.05% इस टैक्स पे इंक्रीज किया है। ठीक है जी, जिसके वजह से अगर कोई भी बाई करने जाएगा, मान के चलो सर, लेट्स से ऑन एन एवरेज अगर कोई 10,000 रुपए का कोई भी चीज बाई करेगा, तो उसको डायरेक्टली सर मेरे ख्याल से उसको डायरेक्टली 500 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, है ना। तो कुछ इसी प्रकार का है, जिसके वजह से सर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग तुरंत सेल करने लगे, जिसके वजह से मार्केट में हमें क्रैश भी देखने को मिला है। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को जो 0.02% था पहले, उसको बढ़ा के 0.05% किया गया है। ठीक है,
ये बात कर रहे थे एसटीटी का, ठीक है, एसटीटी के जो फ्रॉम 0.0 टू 0.05% जिसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर फार्मर्स के लिए, अब फार्मर्स की गवर्नमेंट की सोच हमेशा से ही था, पहले से ही था, गवर्नमेंट की जो सोच थी दैट वाज रिगार्डिंग सर फार्मर्स की इनकम को डबल करना है ना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है बढ़ाने के लिए, बट अल्टीमेटली इस बार फार्मर्स के लिए क्या है, इस बार फार्मर्स के लिए अगर हम बात करते हैं सर, सबसे पहला हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा फोकस है, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, ठीक है जी, हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी सपोर्ट वगैरह मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर मतलब सर कोकोनट के ऊपर, है ना, कोकोनट की जो प्लांटेशन होती है सर, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया है, खास करके दो क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस था, कोकोनट एंड सैंडलवुड, कोकोनट एंड सैंडलवुड पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, इंडियन कैश्यू एंड कोकोआ प्रोग्राम्स, इसके लिए भी है सर, कैश्यू, काजू और कोकोआ प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम लाया गया है। नेक्स्ट वन कैशू एंड कोकोआ हो गया। फिशरी सेक्टर के ऊपर भी सर, फिशरी सेक्टर पे हमने फिशरीज पे भी बात किया था, आर्टिकल थी जो इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोडक्शन इंडिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पे बोला गया 500 रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे और जहां पे फिशिंग को और मुनाफा बढ़ावा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट वन सर सैंडलवुड के ऊपर फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट वन भारत विस्तार, भारत विस्तार क्या है सर, यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फार्मर्स के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म है सर जिसको कहते हैं भारत विस्तार, राइट, इंटीग्रेटिंग एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड आईसीएआर पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद एआई सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर पे एआई की यूज किया जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूज़पेपर की फर्स्ट पेज पे भी यही था जी, यहाँ पे जो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहाँ पे जो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बढ़ाया गया है, बहुत तेजी से बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया सर, 12.2 लाख करोड़ रुपीस। ये हमने किसके लिए रिजर्व किया है फंड, ये कैपेक्स के लिए। कैपेक्स मतलब क्या हो गया सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाना, ठीक है जी, आईटी पार्क्स बनाना, क्लियर है, रोड्स बनाना, इस पे सर इन सारे चीजों पे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज किया गया इस बार की जो खासियत थी सर दैट वाज रिगार्डिंग दिस थिंग इटसेल्फ, जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है सर, जो फाइनेंशियल ईयर 15 में था, यानी सर 2015 में जो था इट वाज ओनली 2 लाख करोड़, अब उसको बढ़ा के कितना किया गया है, 12.2 लाख करोड़ रुपीस। देखो सर कितना परसेंटेज हाइक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स डेवलप करना, रेलवे स्टेशन को डेवलप करना, वाटरवेज को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलिंग्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह सबको डेवलप करना सर, जहाँ पे जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे पैसे खर्च किए गए इस बार, ठीक है। इस बार की रिगार्डिंग यही मेन चीज़ है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन के ऊपर भी था सर, खास करके टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के ऊपर क्या किया जाएगा उसके ऊपर भी यहाँ पे बात किया। उसके अलावा सर ग्रोथ कनेक्टर्स, ठीक है, इनको बोला गया ग्रोथ कनेक्टर्स, जहां पे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इंडिया के अंदर, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ठीक है, ये है सर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, यहाँ पे बहुत सारा फंडिंग लगने वाली है। और ये 7 कहां से कहां तक, ये भी सातों के सातों लोकेशन के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रोथ कॉरिडोर्स, ग्रोथ कॉरिडोर्स 7 रेल कॉरिडोर्स यहाँ पे बताया गया, कौन सा है सर, सबसे पहला जो कॉरिडोर है दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो, मुंबई टू पुणे, ठीक है, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, मुंबई टू पुणे, दूसरा पुणे टू हैदराबाद, पुणे टू हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू बेंगलोर, नेक्स्ट हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, हैदराबाद टू चेन्नई और चेन्नई बेंगलोर,
और दो है सर दिल्ली, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी। यहां पे क्या किया जाएगा सर, इस कॉरिडोर पे हाई स्पीड रेल लाया जाएगा। इन पे क्या किया जाएगा सर, हाई स्पीड रेलवेज यहां पर भी लाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 7 रेल कॉरिडोर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत हाई है भाई। ठीक है, ये हो गया 7 रेल कॉरिडोर्स, चाहो यहाँ पर भी लिखा हुआ ही है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद में सर पीपल की डेवलपमेंट के लिए कई सारे स्कीम्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जिसके बारे में आपको याद रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर पीएम दिव्यांश केंद्रास क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दिव्यांगजन कौशल योजना, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। एसएचई सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर, पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे, अभी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर एसएचई, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है जी, कई सारी चीजें हैं। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस कैसे डेवलप किया जाएगा, कई सारी चीजें हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट थिंग है सर हमारे लिए, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट थिंग होगा, दैट इज अगेन डिफिसिट का ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे याद रखना सर, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है ये समझो। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब होता है सर, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना घाटा को कम करना चाहता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो उसका जो घाटा होता है सर, यानी उसका जो लॉस हो रहा है उसको अगर कम करना चाहता है, उसको डिक्रीज करना चाहता है, तो उसको कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। बट अगर हम लोगों को ग्रोथ करना है, अगर हम लोगों को ग्रोथ करना है तो गवर्नमेंट को पैसा भी खर्च करना पड़ेगा जी। ग्रोथ चाहिए तो एक्सपेंडिचर चाहिए। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे तो ऑफकोर्स आपको घाटा तो होगा ही होगा। तो वहाँ पे इसके बीच में बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पहले फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है यहाँ पे बताया। उसके अलावा सर यहाँ पे बात की जा रही है 16th फाइनेंस कमीशन। देखो 16 फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं सर, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी मेंशन हमें आर्टिकल नंबर 280 में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है सर, ये अब देखो फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, लेट्स से सर वो उत्तर प्रदेश में रह रहा है, अब वो जीएसटी भर रहा होगा जी, कुछ भी सामान खरीदता है वो जीएसटी भर रहा होगा, इनकम टैक्स भर रहा होगा, कॉर्पोरेट टैक्स भर रहा होगा, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं सर, कई सारे टैक्स वो भर रहा है। जब ये सारे टैक्स वो भर रहा है, ये टैक्स किसके पास जाता है, सेंटर के पास जाता है। पर भाई तू तो रह रहा उत्तर प्रदेश में, स्टेट को भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन आता है हर 5 साल में एक बार, और ये रेकमेंड करता है, क्या रेकमेंड करता है, recommends distribution of revenue between center and states। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर है उसको कैसे वितरण करोगे आप, कैसे शेयरिंग करोगे। ठीक है, अभी सेंटर ने सारा टैक्स कलेक्ट किया, अब इस मान लो सर 100 रुपए सेंटर ने कलेक्ट किया, अब इस 100 रुपए में से कितना पैसा आप उत्तर प्रदेश को दोगे, ये चीज क्या हो गया सर, यही रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जो फाइनेंस कमीशन अभी 16 फाइनेंस कमीशन जो बना था, इसके चेयरमैन थे सर, इसके चेयरमैन थे अरविंद पिन्नागरिया। ठीक है, अरविंद पिन्नागरिया जो इसके चेयरमैन थे, और चेयरमैन के साथ में 4 और मेंबर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, अरविंद पिन्नागरिया, तो इन्होंने बोला है सर, ये कमीशन ने बोला है, रेकमेंड किया था, अभी अब 41% आपको देना पड़ेगा। यानी 100 रुपए अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो राज्य को कितना दोगे, 41% आप राज्य को दोगे। समझ में आया जी, यानी यूनियन से जो स्टेट के पास पैसा जाएगा वो कितना जाना चाहिए, 41%। 41% पैसा जाना चाहिए। अब ये वर्टिकली जा रहा है सर, इसको बोला जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोला जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में रिकमेंड करेगा। इसके अलावा सर बेस्ड ऑन दी वेटेजेस, कई सारी चीजें होती हैं वेटेजेस के ऊपर, जैसे एग्जांपल सर उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, कर्नाटका को कितना मिलेगा, उत्तराखंड को कितना मिलेगा, है ना। ये सारी चीज पे जब बात करेंगे एक एक स्टेट को, तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जो साउथ इंडिया के स्टेट्स है, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट आपके केरला हो गया, ठीक है जी, ये डेवलपमेंट में थोड़ा सबसे आगे है, बट इन स्टेट्स काफ़ी डेवलप्ड है, बट इनकी पॉपुलेशन कम होने के कारण, इनको फंडिंग भी कम मिलता है, इनको पैसा भी कम मिलता है। और ये स्टेट्स कहते हैं अब यार तुम्हारे जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम करा रहे हैं और तुम हम सिर्फ जनसंख्या के नाम पे हमें ही कम पैसा दे रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा ये विवाद चलते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना सर। अब जो जो स्टेट की पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा मिलेगा, से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको मिलेगा, से बिहार की ज़्यादा है उसको भी ज़्यादा मिलेगा, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब उत्तराखंड आप देखोगे इट इज़ अ हिली स्टेट, हिमालयन स्टेट है सर, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नहीं, तो इनको भी फंडिंग ज़्यादा जाएगा। क्लियर है? तो वो सारी चीज़ पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है। तो फाइनेंस कमीशन कितना परसेंट रिकमेंड किया है याद रखना, 41% फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है। तो सबसे पहली चीज ये चीज को याद रखना सर, द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन टू रिटेन द वर्टिकल शेयर डेवल्यूशन एट 41% एक्सेप्ट किया है। अब ये रेकमेंड करता है सर, क्या ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर? क्या ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग है? नहीं, इट इज नॉन बाइंडिंग। ये कोई बाइंडिंग नहीं होता है सर। गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट को अगर लगता है नहीं भाई हम कम देंगे तो गवर्नमेंट कम दे सकता है, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग, यानी बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे बातचीत किया गया है। नेक्स्ट, इसके अलावा सर जो फिस्कल डेफिसिट, ये चीज देखना, ये चार्ट रट लो भैया, ये चार्ट चाहे सीडीएस हो सीएपीएफ हो, ये चार्ट को रट लेना भाई, रटना मतलब रट लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट। मैंने यहाँ पे क्लास आपको बताया था, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम जिसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। वैसे अगर प्राइमरी डेफिसिट का हम बात करते हैं, सर, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट जो प्राइमरी डेफिसिट, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना इस पे। अब यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं सर, फिस्कल डेफिसिट जब कोविड हुआ था 2020-21 में, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का 9.2% था। फिस्कल डेफिसिट मतलब उधारी, ठीक है। यानी सर मैं कमा रहा हूँ 1000 रुपये, मैं खर्चा कर रहा हूँ 2000 रुपये, तो ये 2000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ और 1000 रुपये कहाँ से आएगा? वो तो मेरे को किसी और से भीख मांग के लाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे सर। तो फिस्कल डेफिसिट 2021 में जब कोविड हुआ था उसके बाद में फिस्कल डेफिसिट वाज जंप्ड टू 9.2%। तब से गवर्नमेंट ने टारगेट किया भैया हम जितना कम हो सके उतना कम करेंगे। इसके लिए एक एक्ट भी मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, FRBM एक्ट था सर, है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का। और ये टारगेट रखता है फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए 3% का, ये टारगेट रखा हुआ है। बट आज तक सिर्फ एक ही बार इसको अचीव किया है, उसके बाद में हमेशा अचीव्ड ओनली वंस, है ना, उसके बाद में हमेशा सिर्फ फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ते ही गया है। अब लास्ट ईयर जो था हमारा फिस्कल डेफिसिट 2025-26 की जो बजट थी वहां पे था 4.4%, ठीक है जी। अब इस बार की अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, जो एस्टिमेट किया गया है वो रहने वाला है सर 4.3%, ठीक है। यानी एक ही पॉइंट कम पड़ा है, बट वो भी एक पॉइंट भी बहुत बड़ा मायने रखता है सर। 4.3% एस्टिमेटेड है, इतना रहेगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली टारगेट कितना है सर? टारगेट है 3%, राइट, बट इतना तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज याद रखना। फिस्कल डेफिसिट जो धीरे धीरे से हमें फिस्कल डेफिसिट क्या होता हुआ दिख रहा है सर, धीरे धीरे से कम होता हुआ फिस्कल डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इधर से, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट, अब बजट की लास्ट थिंग आती है सर, बजट की लास्ट थिंग, दो चीज और बचती है बजट के अंदर। उसमें सबसे पहला सर, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? 1 रुपए सरकार कमा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से आ रही है? बोरोइंग एंड लायबिलिटी से आ रही है, यानी सर उधार से आ रहा है। सोचो सर, सबसे ज्यादा पैसा हम कैसे कमा रहे हैं? हम तो उधार कर रहे हैं है कि नहीं? कर्जा कर रहे हैं, कर्जे के ऊपर जिंदगी चल रही है, हमारे देश की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो सबसे ज्यादा पैसा देश का कहां से आ रहा है? 24% बोरोइंग से आ रही है। उसके बाद में अगर मोटा शेयर हम देखते हैं सर, सबसे ज्यादा फर्स्ट वन रुपी कम्स फ्रॉम में बोरोइंग से, दूसरा सर सेकंड की अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से,
पहले इनकम टैक्स बहुत कम होता था, बट अभी रिसेंटली सर ये बढ़ने लगा है धीरे धीरे, 24%, 21%, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, थर्ड थिंग जो पैसा आता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं सर उनके ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है उनके प्रॉफिट के ऊपर, वहां से 18% भारत सरकार को मिल रही है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज ये आप इकोनॉमी के अंदर में डिटेल में पढ़ोगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सारी चीज उधर। इससे पहले तो 4वें नंबर पर है सर जीएसटी, 4th नंबर पर है जीएसटी, जीएसटी एंड दूसरे टैक्सेस, यहाँ से पैसा मिलता है सरकार को 15%, और 5वें% पे है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये जहाँ से 10% भारत सरकार के पास आता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सर एक्सरसाइज ड्यूटी, फिर कस्टम्स, फिर नॉन डेप्ट रिसिप्ट कैपिटल्स, राइट, ये सारे याद रखना है। एक्साइज ड्यूटी जहां से 6% मिलता है, कस्टम्स, कस्टम से मिलता है 4%, नेक्स्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स यहाँ से मिलता है 2%, राइट। तो ये सारी चीज मेजरली जो सरकार के पास पैसा आता है। अब चलो आ गया पैसा, अब तो पैसा जाएगा कहाँ पे, अब सबसे ज्यादा पैसा तो आप उधारी में ले रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा पैसा भी दोगे किसको सर, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, है ना, बट हमेशा यही होता है। बट इस बार की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नीचे है सर वो, एक मिनट पीडीएफ देख लेते हैं हम पहले। हाँ जी, यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी इस बार सबसे ज्यादा पैसा जो राज्य का जाता है वो स्टेट शेयर टू टैक्सेस गोस, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जाता है सर, सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है स्टेट शेयर, यानी जो फाइनेंस कमीशन ने बताया 41% देना है, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा राज्य का केंद्र का जा रहा है 22%। दूसरा चीज, आप उधार इतना कर रहे हो तो भैया उधार का ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा ना आपको, तो ब्याज चुकाते चुकाते ही सर 20% ब्याज चुकाने में जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जा रहा है हमारे यहाँ, 20%। देखो भाई, उधार ले रहे हो सबसे ज्यादा, और उधार की जो आपको चुकाना पड़ रहा है वो भी सबसे ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा सर एक तो 22%, 20% हो गया। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा है सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, दूसरा है, तीसरा है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम जो 100% फंडेड होती है केंद्र सरकार के द्वारा, राइट, वहां पर भी पैसा जा रहा है 17%। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर उसके बाद में डिफेंस में, डिफेंस में कितना, डिफेंस में इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी किया गया है, डिफेंस में 11% डिफेंस की एक्सपेंडिचर चली गई हमारी। उसके बाद में हम बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जहाँ पे फंडिंग शेयर्ड बेसिस पर होती है, तो वहाँ पे 8% वहाँ पे जा रही है सर। उसके बाद में फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, दूसरे और ट्रांसफर, उस पर 7% का वहाँ पे जा रही है। अदर एक्सपेंडिचर में जा रही है सर सिविल पेंशन, जो सरकार पेंशन देती है, पेंशन में ही कितना जा रहा है, 2%। और जो सब्सिडीज होते हैं सर, सब्सिडीज धीरे धीरे कम किया गया है। पहले एक समय होता था जब सब्सिडीज में सबसे ज़्यादा शेयर होता था, ठीक है, अभी सब्सिडीज पे कितना जा रहा है, 6%, राइट। तो ये चीज़ याद रखना सर, मेजर पैसा कहाँ पे जाता है और कहाँ से आता है। नेक्स्ट कैपिटल रिसीट की यहाँ पे बात की गई है, कैपिटल रिसीट्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू रिसीट भी ठीक ठाक बढ़ा है सर, रेवेन्यू रिसीट भी आप देखोगे धीरे से बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूछते हैं सर कैपिटल रिसीट की पिछले चार साल की ट्रेंड पूछते हैं, रेवेन्यू रिसीट की पिछले 4 साल की ट्रेंड पूछते हैं, कब बढ़ा कब घटा, तो ये चार्ट में आपको देखने को मिलेगा, पहले ठीक था, फिर आपका सर थोड़ा बड़ा, फिर घटा वगैरह वगैरह, काफी न्यूज़पेपर में भी ठीक से दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे सेम अगेन, नेक्स्ट बात करते हैं सर एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे सरकार का लग रहा है। तो इस बार की बजट में सबसे ज्यादा पैसा, देखो इस बार हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आती है इस पे, मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाता है, और हमेशा यहाँ पे रहता था सर इंटरेस्ट पेमेंट या तो डिफेंस होता था, बट इस बार नया चीज है दैट इज ट्रांसपोर्ट, याद रखना सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जा रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में से क्योंकि वहां पे मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सरकार ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है उसकी वजह से, ठीक है। डिफेंस में जा रहा है सर अगेन
5,94,000 करोड़ रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, एनर्जी में, हेल्थ में, जबकि हमारे देश का से सबसे हाई में यही होने चाहिए, बट ये लोग देखो बहुत नीचे आते हैं। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, टैक्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, राइट। तो इसमें ऊपर के सर, ऊपर के मिनिमम 5 से लेके 6 ऑर्डर आपको याद रखने हैं, 5 से लेके 6 ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दिस वाज द एंटायर बजट, ये आपका एंटायर बजट था। इसके बाद में जो न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा चीज़ें दिया है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, तो बजट, ये डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो जी, है ना। ये हमने बात किया था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसे लग रहे हैं। उसके अलावा सर ये भी हमने बात किया था फाइनेंस कमीशन का, जो 41% स्टेट्स को शेयर जाना है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का, जिसके वजह से साउथ इंडिया के स्टेट जैसे हमने बताया था, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इनका नाराज भी चल रहा है। नेक्स्ट एजुकेशन एंड स्किलिंग के लिए सर, यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है। जो हमने बात किया था आपको कहीं पे सारे स्किल्स के रिगार्डिंग वगैरह बात किया था, कंटेंट क्रिएटर लैब्स, जो हमने बात किया था, ऑरेंज इकोनॉमी वगैरह, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनवील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट स्कीम आउटलेट डबल। ठीक है, यानी सर यहाँ पर भी पैसा इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट सोशल जस्टिस एंड ट्राइबल अफेयर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइक यहाँ पे देखने को मिला हुआ है स्कॉलरशिप्स वगैरह में। नेक्स्ट रूरल जॉब स्कीम, जो मनरेगा, जो रूरल के अंदर जो जॉब, अलग अलग जॉब्स थे सर, वो सारी जॉब्स के बारे में यहाँ पे जो फंडिंग की एलोकेशन है वो धीरे से बताया गया है। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो फंडिंग की बताया, मनरेगा या वीबी राम जी, जहाँ पे फंडिंग आप देख सकते हो सर धीरे धीरे से कैसे इंक्रीज हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, जहाँ पे फंडिंग बढ़ते गया हुआ है। ये सारे स्कीम्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। रेल अर्थ एलिमेंट्स हमने बात किया था। ठीक है, रेल कॉरिडोर्स के बारे में भी हमने बात किया था। इसके बाद में सर जो बुद्धिस्ट सर्किट, हाइकिंग ट्रायल्स टू पुट टूरिज्म ऑन ग्रोथ पार्ट, राइट। तो बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन से स्टेट में है सर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा। और जो कुछ हिल्स के अंदर जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं सर, तो उनके लिए भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। कीपिंग इट्स फोकस ऑन प्रमोटिंग कल्चर हेरिटेज, द बजट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंक्लूडिंग लोथल, दोलावरिया, राकीगढ़, आदिचन्नलोर, सारनाथ, अस्तिनापुर एंड ले पैलेस इनटू वाइब्रेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उनकी डेवलपमेंट जो अभी बताए थे हम। नेक्स्ट यहाँ पे सर कैपिटल मार्केट्स के रिगार्डिंग बात किए थे। कस्टम ड्यूटी के ऊपर यहाँ पे जो है नॉर्मली कई सारी जगहों पे कस्टम ड्यूटी को कम किया है, बट हमारे एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये चार्ट याद रखना। यहाँ पे डिफेंस के ऊपर देखो, सबसे पहला सर यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर की शेयर कैसे बढ़ते गया है, कैपिटल और रेवेन्यू यहाँ पे देखोगे आप कैसे इंक्रीज होते जा रहा है डिफेंस सेक्टर में सरकार की एक्सपेंडिचर। वैसे ही सर यहाँ पे दिया गया है स्पेस के ऊपर, स्पेस में भी एक्सपेंडिचर आप देखोगे धीरे धीरे से स्पेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी याद रखना, खास करके डिफेंस वाला चीज़ भी याद रखना सर, यहाँ पे कैसे कैसे ऊपर नीचे हो रहा है पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, बजट की अगर ब्रेकडाउन करते हैं सर, इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे जगहों पे कहाँ पे किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है सरकार का, जो हमने ऑलरेडी बात किया था उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। ठीक है, न्यूज़पेपर में डिटेल देता है सर। और यहाँ पे जो रोजगार के, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग या सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इग्नोर किया गया है, बजट में ज़्यादा मेंशन नहीं था, ये बोला है ट्रेड यूनियंस ने। ठीक है, नेक्स्ट सर यहाँ पे लेबर के लिए, टेक्सटाइल के लिए अभी ऑफकोर्स इंडिया के अंदर सर टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, जहां पे एक्चुअली इंडिया ज्यादा टेक्सटाइल पे काम नहीं करता था, बिकॉज बांग्लादेश को हम अपॉर्चुनिटी देते थे, चलो भाई तुम भी कर लो। अब बांग्लादेश अभी कंग्लादेश बन रखा है, तो हम लोग कह रहे सर अभी टेक्सटाइल पे हम खुद फोकस करेंगे और हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बातचीत की है। ये भी हमने बात किया था कोकोनट एंड सैंडलवुड के ऊपर ज़्यादा फोकस। नेक्स्ट मनरेगा के ऊपर 95,000 रुपीज़, इसी के ऊपर आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी थे। ठीक है जी, आर्टिकल भी इसी के ऊपर थे, आप लोग पढ़ सकते हो, यार जितना हमने पढ़ा है उतना ज़रूरी है। लास्ट अगर आर्टिकल की बात करते हैं सर, दैट इज गाजा ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखो गाजा स्ट्रिप आप सबने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे गाजा के अंदर राफा क्रॉसिंग, राइट। गाजा के अंदर सर अभी इजराइल है सर, यहाँ पे इजराइल, राइट। इजराइल पे आप देखोगे सर उसकी एक स्ट्रिप है छोटी सी, जिसको कहते हैं गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप, और ये गाजा स्ट्रिप जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसको कहते हैं राफा।
तो ये जब ये अभी इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा था उस टाइम में राफा क्लोज किया था, अभी राफा को ओपन किया हुआ है, यानी यहाँ पे लोग आना जाना कर सकते हैं। तो राफा क्रॉसिंग कहाँ पे आता है, इसराइल का मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली स्पीकिंग सर, जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट था पहले, जिसको आदमपुर एयरपोर्ट कहते थे, उसको रीनेम किया गया है एज गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। ठीक है, एक चीज याद रखना जी, लुधियाना का। चलो, तो वर्ड ऑफ द डे डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब सर हमें ये चीज़ पसंद नहीं आया तो उसको डेप्रिकेट कहते हैं। तो ये हमारा सारा बजट के रिगार्डिंग था सर, ये हमारा सारा बजट के रिगार्डिंग था। जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने बताया। तो आप लोग ध्यान से इसके बारे में नोट्स वगैरह बना के रखना, ध्यान से इसके ऊपर नोट्स वगैरह बना के रखना। और मैं इसके ऊपर आप लोगों को से प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ पे अपलोड करूंगा, जो एक टेलीग्राम चैनल है CDS एंड CAPF बाय KGS डिफेंस। ठीक है, लास्ट क्लास हमने QR कोड भी दिखाया था आपको, CDS एंड CAPF बाय KGS। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, वहां पे मैं अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से आप लोग क्वेश्चंस कर लेना इसके ऊपर। तो इतना करोगे हमारे लिए सफिशिएंट है सर। जो 2 सवाल हम बात कर रहे थे इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 1 घंटे में 2 सवाल बहुत बड़ा बात होती है। ठीक है, चलो तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में, हमारे DNA के ऊपर और बातचीत करेंगे सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।